नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीवान। आज हम लोग इंग्लैंड के इतिहास के अंतर्गत रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति के संबंध में चर्चा करेंगे। रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति पर चर्चा करने के पहले हम लोग ये जान लें कि रॉबर्ट वॉलपोल का इंग्लैंड के शासन विधान में क्या महत्व है, क्योंकि वह एक मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य था और व्यवहारिक तौर पर वह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य कर रहा था। अतः रॉबर्ट वॉलपोल का जो काल है 1721 से 1742, वह इंग्लैंड के शासन विधान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके समय में मंत्रिमंडल प्रथा का विकास होता है, मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास होता है तथा यह भी तय हो जाता है जब 1742 में आम चुनाव में हार के पश्चात और व्हिग दल के द्वारा बहुमत खो जाने के पश्चात रॉबर्ट वॉलपोल इस्तीफा दे देता है। यानी संसद के विश्वास रहने तक ही मंत्रिमंडल के सदस्य रह सकते हैं। इसकी परंपरा की शुरुआत उसने की थी। तो रॉबर्ट वॉलपोल चूंकि इंग्लैंड के इतिहास शासन विधान में महत्वपूर्ण स्थान उस समय रख रहा था, इसलिए इंग्लैंड की विदेश नीति जो 1721 से 1742 तक अनुसरण की गई, उसको रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति के तौर पर हम जानते हैं। तो रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति का जो मुख्य आधार था, यदि वैचारिक आधारों की बात की जाए, तो वह रॉबर्ट वॉलपोल शांति, तटस्थता और कूटनीति का पक्षधर था। वह शांति की नीति यूरोप में लाना चाहता था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि यूरोपीय युद्धों में उलझने का मतलब था इंग्लैंड को व्यापक जनधन की हानि और इसके पहले इंग्लैंड स्पेन के उत्तराधिकार की लड़ाई में उलझ चुका था और उसे व्यापक जनधन की हानि हुई थी, जिसका खामियाजा अभी तक वह भुगत रहा था। अतः वॉलपोल ने तटस्थ रहने का सक्रिय रूप से प्रयास किया। इसके साथ ही वह यह भी जानता था कि हनोवर वंश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विदेशी युद्ध इंग्लैंड के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। अतः उसने युद्ध के बदले कूटनीति की नीति का पालन करने का निश्चय किया। उसने फ्रांस के साथ मित्रता का संबंध कायम रखकर अंग्रेजी व्यापार को प्रोत्साहित दिया और ऑस्ट्रिया और स्पेन की गतिविधियों पर भी ध्यान रखता था। यही कारण है कि जब 1728 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, स्पेन और रूस के बीच वियना की गुप्त संधि हुई, जिसके अनुसार जिब्राल्टर में ऑस्ट्रिया के सम्राट को ऑस्टेंड कंपनी खोलने तथा व्यापारिक सुविधाएं देने की बात तय हुई और तीनों राष्ट्र ऑस्ट्रिया, स्पेन तथा रूस ने स्टुअर्ट वंश के प्रिटेंडर की सहायता करने का आश्वासन दिया। अब ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही थी यूरोप की राजनीति में, वो इंग्लैंड के लिए खतरनाक थी। अतः रॉबर्ट वॉलपोल ने इस संधि या जो जिस गुट का निर्माण हो रहा था यूरोप की राजनीति में, यानी ऑस्ट्रिया, स्पेन और रूस एक गुट के तौर पर इंग्लैंड में अपनी शक्ति बढ़ाने, यूरोप की राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, तो वॉलपोल ने इस संधि के प्रभाव को कम करने तथा यूरोपीय राज्यों के बीच शक्ति संतुलन कायम करने तथा इंग्लैंड की जो व्यापारिक हित हो सकते थे, जो सामरिक हित हो सकते थे, उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से रॉबर्ट वॉलपोल ने भी इंग्लैंड, फ्रांस और प्रसा के बीच हनोवर की संधि कर ली। यह संधि रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति के क्षेत्र में उसकी महान डिप्लोमेटिक विक्ट्री या कूटनीतिक विजय मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1727 ईस्वी में स्पेन ने जिब्राल्टर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि यह आक्रमण असफल रहा था और 2 वर्ष बाद स्पेन और इंग्लैंड के बीच संधि भी हो गई, जिसके मुताबिक फिलिप पंचम ने ऑस्टेंड कंपनी की स्वीकृति रद्द कर दी और परमा में डॉन कैर्लोस की मांग को मान्यता दी। इस संधि के 2 वर्ष बाद ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच संधि हो गई, परंतु इन संधियों से यूरोपीय संकट टल नहीं पाया और यही कारण है कि 1733 ईस्वी में पोलैंड के शासक ऑगस्टस की जब मृत्यु हो गई और पोलैंड में उत्तराधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया, तो यहाँ हमें यह ध्यान देना है कि ऑगस्टस सेक्सनी का भी इलेक्टर था। अतः ऑस्ट्रिया और रूस मृत राजा के पुत्र ऑगस्टस मार्ले को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, परंतु फ्रांस की जो अपनी विदेश नीति थी, उसके अनुसार वह पोलैंड के भूतपूर्व राजा को चाहता था कि पोलैंड की गद्दी पर बैठे और यही कारण है कि फ्रांस और स्पेन के बीच पारिवारिक संधि हो गई। रूस और सैक्सनी की सेना की सहायता से ऑगस्टस मार्ले गद्दी पर बैठा था। अब फ्रांस, स्पेन और सेवाई की सेना ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी बात नहीं रह गई थी। वोलपोल यहाँ पर बहुत पैसोपेश में था कि वह किसका पक्ष ले, क्योंकि वह युद्ध की स्थिति नहीं चाहता था। यद्यपि इंग्लैंड का जनमत ऑस्ट्रिया के पक्ष में था और वह ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध
करना चाहता था, परंतु ऑस्ट्रिया का पक्ष लेने पर फ्रांस और स्पेन के साथ इंग्लैंड की शत्रुता बढ़ जाती। अतः जनता की उपेक्षा कर, यानी जनमत जो इंग्लैंड को युद्ध में ढकेलना चाहता था, उसकी उपेक्षा कर वॉलपोल ने पोलैंड के उत्तराधिकार युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया और वह तटस्थ रहा। और एक बहुत फेमस कोट वॉलपोल का उदाहरण दिया जाता है कि जब इस पोलैंड के उत्तराधिकार युद्ध के में रानी कैरोलिन को उसने गर्वपूर्वक कहा था कि पोलैंड के युद्ध में 50,000 यूरोपीय मारे गए, परंतु उनमें एक भी अंग्रेज नहीं था। यानी रॉबर्ट वॉलपोल विदेश नीति के क्षेत्र में शांति तटस्थता की नीति का अनुसरण करने का पक्षधर था। 1739 ईस्वी में स्पेन के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए वॉलपोल को विवश होना पड़ा, यानी अपनी जो पूर्व की नीति थी उससे उसे हटना पड़ा। उसके कारणों पर हम देखेंगे तो पाएंगे कि यूट्रेक्ट की संधि के अनुसार इंग्लैंड को स्पेनी अमेरिकी में प्रतिवर्ष एक जहाज भेजने का अधिकार मिला था। निग्रो गुलामों को बेचने से इंग्लैंड को अत्यधिक लाभ होता था, अतः संधि की शर्तों की अवहेलना कर इंग्लैंड के व्यापारी कई जहाज भेजने लगे। स्पेन के अधिकारियों ने अंग्रेजी जहाज़ों की जांच प्रारंभ कर दी। जोंकिंस नामक अंग्रेजी कप्तान ने संसद में आकर बयान दिया कि स्पेन के अधिकारियों ने उसका एक कान काट लिया है। इस बयान से इंग्लैंड में तहलका मच गया। प्रबल जनमत के सामने वॉलपोल को शांति के बदले युद्ध नीति की घोषणा करनी पड़ी। स्पेन के साथ युद्ध का संचालन ठीक से नहीं हो पाया, फलतः इंग्लैंड को पेड्रो की संधि करनी पड़ी। अंग्रेजी जहाज़ों को क्षति पहुंचाने का दोष स्वीकार करते हुए स्पेन ने 95,000 पाउंड का रकम देना स्वीकार किया। इस संधि की आलोचना राष्ट्रीय अपमान के रूप में विरोधियों ने की और 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का संचालन भी वॉलपोल ठीक से नहीं कर पाया। कॉमन सभा में और बाहर भी वॉलपोल की असफल विदेश नीति की तीव्र आलोचना की गई और यही कारण है कि 1742 के आम चुनाव में वॉलपोल कॉमन सभा में बहुमत खो बैठा और उसी वर्ष उसने अपना पद त्याग कर दिया। वॉलपोल की जो स्कॉटिश नीति है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें तो 1736 ईस्वी में एडिनबरा में पोर्टियस विद्रोह हुआ। पोर्टियस शहर की सेना का कप्तान था। वह चुंगी नहीं चुकाने वाले एक चोर व्यापारी को प्राणदंड की सजा दे रहा था। उस व्यापारी के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की भीड़ ने नगर रक्षक सेना पर पत्थर फेंकना शुरू किया। पोर्टियस ने भीड़ पर गोली चला दी जिससे लोग और भी उत्तेजित हो गए। पोर्टियस पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा मिली, परंतु सरकार ने उसकी सजा स्थगित कर दी। क्रुद्ध भीड़ ने किले में घुसकर पोर्टियस को फांसी दे दी। वॉलपोल एडिनबरा का चार्टर छीन लेना चाहता था, परंतु विरोधी दल ने चार्टर छीनने की कटु आलोचना की। इसे वे नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण मानते थे। अनिश्चय की स्थिति में वॉलपोल ने चार्टर छीनने का प्रस्ताव वापस ले लिया और केवल एडिनबरा शहर को दंड देकर ही उसे संतुष्ट रह जाना पड़ा। आयरलैंड के संबंध में हम उसकी नीतियों को पाते हैं कि आयरलैंड की मुद्रा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य ने उसने तांबे के सिक्के बनाने की आज्ञा दे दी, परंतु सिक्का सुधार की योजना में आयरिशों से पूछा भी नहीं गया और इसका आयरलैंड में व्यापक जन विरोध हुआ और विवशता पूर्वक वॉलपोल को सिक्का बनाने का जो प्रस्ताव था, जो ठेका दिया गया था, उसे रद्द करना पड़ा और इससे आयरलैंड में इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा। जहां तक उसकी औपनिवेशिक नीति यानी रॉबर्ट वॉलपोल की औपनिवेशिक नीति का सवाल है, उसने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर उपनिवेशों की शिकायतों को दूर करने की चेष्टा की। वह उपनिवेशों में हस्तक्षेप की नीति का पक्षधर था। औपनिवेशिक व्यापार को वह पूर्ण रूप से यद्यपि मुक्त नहीं करना चाहता था। उसने 1733 में मोलासेज एक्ट पास कर चीनी के आयात पर निषेधात्मक चुंगी लगा दी और औपनिवेशिक व्यापार पर तांबा गलाने और हेट बनाने के अधिकार पर इंग्लैंड ने अपना नियंत्रण कायम रखा। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति के संबंध में जो शांति और तटस्थता की नीति थी काफ़ी सफल रही। इंग्लैंड को कुछ अवसरों को छोड़ करके विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बचाने और यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर कायम करने में काफ़ी सफलता मिली और यह इंग्लैंड रॉबर्ट वॉलपोल की विदेश नीति का सफल उदाहरण है। धन्यवाद।